Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Technical Civil Orbit. In our last video lecture, we discussed about construction labor. In this lecture, we discuss some important labor acts that are described below. Labor Welfare Fund Act, Payment of the Wages Act 1936, Minimum Wages Act 1948, Workman Compensation Act 1923, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेबर वेलफेयर फंड एक्ट। तो इस एक्ट में जो प्रोविज़न है वो क्या है, ये एक सेपरेट अमाउंट है जो एम्प्लॉयज से कलेक्ट किया जा रहा है। इसको हम यूटिलाइज तब कर रहे हैं जब हमें क्या है, जो हमारे वर्कर्स हैं व्हेन दे आर इन नीडी कंडीशन, तो ये फंड हम तब यूटिलाइज कर सकते हैं। Labor welfare was introduced in the concurrent list when provincial autonomy was introduced under the Government of the India Act 1935. Accordingly, both central and the state legislature are empowered to enact law or bring amendments to the existing law on this matter. That is labor welfare, but in any case where conflict develops, the law enacted by central legislature will prevail. Labor Welfare Fund Act provides for the construction of a separate fund to be used for the welfare of employees. This fund is formed of fines collected from employees, unpaid wages, donations, or the amount borrowed for the purpose of the act. Provision has been made in payment of Wages Act 1936 that any deduction from worker salary that is fine from collected is to be deposited in a separate fund and must be used for the benefit of employees. This fund is known as Labor Welfare Fund. तो जो लेबर वेलफेयर फंड है, दोनों ही जो हमारी एजेंसीज है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों ही एजेंसीज ने ये फाइंड किया कि हमें एक लेबर एक्ट का प्रोविजन करना चाहिए। लेबर जो हमारा लेबर वेलफेयर फंड है, इसको क्या है, एक ये कलेक्ट किया जाता है एम्प्लॉय से जो उनके अनपेड वेजेस हैं या कोई डोनेशंस कोई हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस तरह से इस फंड को इकट्ठा किया जाता है। इस फंड को हमने यूटिलाइज कब करना है? इस फंड को हम तब यूटिलाइज करेंगे जब हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनके बेनिफिट के लिए हम उनको यूज करेंगे व्हेन दे आर इन नीडी कंडीशंस। जो भी हमारे जो सैलरी से जो भी हमारी डिडक्शन होती है, एज पर दिस एक्ट ये प्रोविजन है कि उसको एक सेपरेट जो हमारा फंड है उसमें कलेक्ट किया जाए, जो वो सेपरेट फंड है। दिस फंड इज नोन एज अ लेबर वेलफेयर फंड। दिस एक्ट रिलेटेड टू लेबर welfare, that is Labor Welfare Fund Act, has regulation and provision as per the need and the requirement of workers working in a particular concern. The different laws related to Labor Welfare Fund Act are given below. तो जो लेबर वेलफेयर फंड्स हैं वो कौन से हैं? तमाइका माइंस लेबर वेलफेयर फंड एक्ट 1946, बॉम्बे लेबर वेलफेयर फंड एक्ट 1953, the Limestone and the Dolomite Mines Labor Welfare Fund Act 1972, the Bedi Workers Welfare Fund Act 1976, the Iron One Mines, Manganese One Mines and Chrome One Mines Labor Welfare Fund Act 1976, the Sign Workers Welfare Fund Act 1981। तो अब जो हमारा लेबर वेलफेयर फंड है उसका यूटिलाइज क्या है, किस तरह से हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं? डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी हॉल्स एंड सोशल एजुकेशन सेंटर्स इंक्लूडिंग लाइब्रेरीज, रीडिंग रूम्स एक्सेट्रा। प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट, गेम्स एंड अदर एक्टिविटीज फॉर डेवलपमेंट ऑफ हॉलीडे होम्स, फॉर एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज एंड अदर फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन, फॉर सोशल एक्टिविटीज ऑफ वर्कर, फॉर प्रमोशन ऑफ होम इंडस्ट्री एंड सब्सिडरी ऑक्यूपेशन, for women and unemployment persons to improve the standard of living of workers। तो जो लेबर वेलफेयर फंड है उसको हम किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं? सबसे पहला जो है कि हम
होम इंडस्ट्रीज को प्रमोट कर सकते हैं। इसमें क्या है, हमें सब्सिडी हम दे सकते हैं वुमेन्स को, या जो हमारे अनएम्प्लॉयड पर्सन हैं उनको हम इसमें सब्सिडी दे सकते हैं। इस तरह से हम होम इंडस्ट्री को प्रमोट कर सकते हैं। हमारा जो वर्कर्स का लिविंग स्टैंडर्ड है उसको हमें प्रमोट करना है। इसके अलावा जो हमारा यूटिलाइज है हम किस तरह से कर सकते हैं, हम सोशल एक्टिविटीज़ कोई वर्कर के लिए ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कोई एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, हॉलीडे होम की डेवलपमेंट हम कर सकते हैं, हम स्पोर्ट्स गेम्स या अदर एक्टिविटीज़ का प्रमोशन कर सकते हैं। जो हमारे कम्युनिटी हॉल है या सोशल एजुकेशन सेंटर्स है, जैसे लाइब्रेरीज है, रीडिंग रूम्स हैं, इस तरह से हम उनके लिए क्या है, उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको क्या है, प्रमोट कर सकते हैं। Next is Payment of Wages Act 1936 with Payment of Wages Amendment Act 2005. The Payment of Wages Act 1936 regulates the payment of the wages to the workers in the industry. Under this act, the wages of the workers have been fixed and protected against any sort of reduction or victimization. जो हमारा वेजेस एक्ट का पेमेंट है, इसमें क्या है, ये एक्ट जो हमारा फॉर्म हुआ, ये क्या है, 1936 में फाउंड हुआ है, और इसमें क्या है, अमेंडमेंट की गई है इन 2005। इस एक्ट में क्या प्रोविजन है कि जो हमारे वर्कर्स के वेजेस है दैट हैव बीन फिक्स्ड, और इसको क्या है, किसी तरह से डिडक्शन से या किसी तरह से विक्टिमाइजेशन से इसको क्या है, प्रोटेक्ट किया गया है। जो हमारे वर्कर्स के वेजेस जो फिक्स्ड वेजेस है, हम उनमें किसी भी प्रकार से कोई डिडक्शन नहीं कर सकते हैं। This act was first proposed in the year 1936 and subsequently revised and amended number of times. The latest amendment took place in 2005. तो सबसे पहले जो ये एक्ट प्रोवाइड किया गया था इन 1936, और उसके बाद क्या इसमें अमेंडमेंट होते गए। लेटेस्ट जो हमारा अमेंडमेंट है इस एक्ट में वो हुआ है 2005 में। दिस एक्ट इज अप्लाइड ओनली टू दोज वर्कर्स whose average wage is less than 1,600 rupees a month. इस एक्ट में क्या है, जो हमारे वर्कर्स हैं जिनका एवरेज वेज एक महीने में 1,600 रुपए से कम है। इन दिस एक्ट an attempt was made to remedy some of the evils related to workers, such as delay in the payment of the wages, non-payment of the wages, deduction made from wages on account of the fines imposed by employer, etc. This act was first passed in the year 1936 but came into force on 21st March 1937. तो जो ये एक्ट है ये कहाँ किस कंडीशन में ये डील करता है, जहाँ पे क्या है, जो हमारे एम्प्लॉयज़ है या जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है, एम्प्लॉयर जो हमारा है वो क्या कर रहा है कि हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, उनके ऊपर क्या है, अननेसेसरी फाइन डाल के उनकी सैलरी को कम कर रहे हैं या सैलरी से डिडक्शन कर रहे हैं, किसी प्रकार का सैलरी में डिले कर रहे हैं। जो हमारी पेमेंट है वो क्या है, हमें टाइम पे नहीं मिल रही है। कई बार पेमेंट हमारी आ रही है, कई बार हमारी पेमेंट लेट हो रही है या हमें नहीं मिल रही है। तो इस तरह की कंडीशन में इस एक्ट में प्रोविज़न किया गया है ताकि जो हमारे जो वर्कर्स हैं जिनकी सैलरी बहुत ही कम है तो उनको उनका राइट मिल सके। अब इस एक्ट में जो मेन प्रोविज़न किए गए हैं वो क्या है, चिल्ड्रन शुड बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फाइन्स बिफोर 15 ईयर्स। जो चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे हैं, जो 15 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनको किसी भी तरह के फाइन से एग्जम्प्ट किया गया है। द मिनिमम अमाउंट which could be deducted by the way of the fine should not exceed in any month half an anna in the rupee of the worker's earning, that is 1 day wage of the employees. तो जो हमारा अमाउंट है फाइन का वो क्या है, हमारा अमाउंट इस तरह से नहीं डिडक्ट होना चाहिए कि जिससे हमारे 1 मंथ की जो 1 मंथ में हमारी जो 1 डे की सैलरी है वो हमारी डिडक्ट हो जाए। इससे ज़्यादा हमारे ऊपर फाइन इम्पोज्ड नहीं होना चाहिए। मतलब अगर हमें फाइन पड़ रहा है, अगर मैं एक एम्प्लॉई हूँ, अगर मेरा एम्प्लॉयर मुझे फाइन इम्पोज कर रहा है तो वो मेरी सैलरी का 1 मंथ की सैलरी का मतलब क्या है, मेरा मैक्सिमम वो 1 डे हो, इससे ज़्यादा वो एक्सीड नहीं करना चाहिए। The sum realized as fine should be utilized for the some purpose beneficial to the employees as a class and should be approved by some recognized and the
competent authority. A separate welfare fund can be created for the benefit of the employers. तो इसमें क्या है कि जो हमारा कोई हम सेपरेट वेलफेयर फंड बनाए जो जिससे क्या है हम अपने एम्प्लॉयर्स को बेनिफिट दे सके. A notice specifying the act and commission in respect of fines likely to be imposed on workers should be posted or circulated or brought to their knowledge, and any other fine should be deemed to be illegal. अगर हम अपने वर्कर्स से हम किसी तरह का कोई फाइन कलेक्ट कर रहे हैं तो उसके रिलेटेड उनको क्या है कोई सर्कुलर जारी करना चाहिए, कोई उनको नोटिस मिलना चाहिए. मतलब कि अगर हम डिडक्शन कर रहे हैं तो ये चीज़ उनके ध्यान में होनी चाहिए, इस चीज़ की उनको नॉलेज होनी चाहिए. ऐसे अपनी मर्जी से ही हम अगर फाइन के रूप में कोई उनका अमाउंट डिडक्ट करते हैं, दैट इज इनलीगल. Any deduction made for goods having been damaged should not exceed the wholesale price of the goods damaged. अगर हम जो डिडक्शन कर रहे हैं, अगर हमारा कोई सामान है वो डैमेज हो गया है तो उसका जो प्राइस है वो क्या है उसके होलसेल प्राइस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. जो जितना हमारा जो गुड डैमेज हुआ है उसके होलसेल प्राइस से ज़्यादा हम फाइन कलेक्ट नहीं कर सकते हैं. Deductions may be made on account of the provision for housing, accommodation, and of tools and raw material. Imposition of the any fine and a deduction made which is not permitted by the law should be made penal, liable to punishment or penalty. तो जो हमारी डिडक्शन है, डिडक्शन क्या है हमारी कि अगर हम अपने एम्प्लॉय से कोई डिडक्शन कर रहे हैं या कोई फाइन कलेक्ट कर रहे हैं, वो क्या है हमारा अननेसेसरी, हम इस तरह से फाइन कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, वो क्या है पनिशेबल है. अगर हमें लॉ किसी भी ऐसे अननेसेसरी फाइन को कलेक्ट करने की परमिशन नहीं दे रहा है तो इस तरह से हम अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको परेशान नहीं कर सकते हैं, दैट इज पनिशेबल. तो जो मेन ऑब्जेक्टिव है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 के, तो मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? To regulate the payment of the wages to certain class of employed person, average salary less than ₹1600 per month. जो हमारी एम्प्लॉयज हैं जिनकी जो एवरेज सैलरी है वो 1600 पर महीने से कम है, 1600 पर मंथ भी जो लोग नहीं अर्न कर पा रहे हैं, तो उनको क्या है कि उनकी जो पेमेंट है वो क्या है रेगुलेट की जा सके. All the employed person in industry or construction firms should get their wages in a particular form and at a regular interval without any unauthorized deduction. जो भी हमारे एम्प्लॉयज एक पर्टिकुलर फर्म में काम कर रहे हैं उनकी जो सैलरी है, जो वेजेस है, एक पर्टिकुलर हमारे जो टाइम पीरियड के बाद मिलना चाहिए. इसमें किसी भी प्रकार का डिले नहीं जो होगा, डिले काउंट नहीं किया जाएगा या कोई भी हमारी जो अनऑथोराइज्ड डिडक्शन है वो इसमें काउंट नहीं की जाएगी. इस तरह से हम अपने एम्प्लॉयज के साथ नहीं कर सकते हैं, ये इस एक्ट में प्रोविजन है. दिस एक्ट प्रोटेक्ट्स द वेजेस अर्नड बाय द वर्कर्स एंड इज अ डिटरेंट, अ प्रिवेंटिंग वेपन अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वर्कर्स बाय द एम्प्लॉयर्स. तो ये क्या है, इस एक्ट में क्या है कि जो हमारे वेजेस हैं उसको क्या है प्रोटेक्ट रखा जा सकता है. किससे कि जो हमारा एम्प्लॉय है वो क्या है किसी भी तरह के एक्सप्लॉइट से वो बच सके. जो हम वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं वो किसी भी तरह के एक्सप्लॉइटेशन से उनको बचाया जा सकता है. जो उनकी अर्निंग है, जो उनके वेजेस हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है. दिस एक्ट स्टॉप द अननेसेसरी डिले इन पेमेंट. ये इस एक्ट में क्या प्रोविजन है कि हम अननेसेसरी डिले नहीं कर सकते हैं हमारी पेमेंट में. द टाइम ऑफ द पेमेंट ऑफ द वेजेस एंड वेज पीरियड शुड बी फिक्स्ड. जो हमारा पेमेंट का टाइम है, सपोज अगर मैं 1 मंथ काम कर रही हूँ तो मेरा पेमेंट का जो टाइम है वो फिक्स्ड है कि अगर मेरे को 1 मंथ के बाद मुझे 3 या 4 तारीख को या 7 तारीख तक जो भी मुझे सैलरी मिलनी है वो क्या है फिक्स्ड है. उसमें हम किसी तरह का डिले नहीं कर सकते. अगर हमारी कमिटमेंट ये है कि हम 7 तारीख को सैलरी देंगे तो उसमें कोई डिले हम नहीं कर सकते हैं. इस एक्ट के अंदर ये हमारा प्रोविजन है. द वेज पीरियड शैल नॉट इन एनी केस एक्सीड 1 month and wages shall be paid before the expiry of the 7th day after the last day of the wage period.
The payment of the wages are required to be made by the 10th of the following month by firms employing thousands और more workers. जहाँ पे क्या है हमारे thousands या उससे ज़्यादा के workers काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है जो हमारी 10 तारीख तक हमें क्या है हमारी पेमेंट मिल जानी चाहिए. इस तरह से इस एक्ट में क्या है प्रोविज़न है. नेक्स्ट हमारा क्या है मिनिमम वेजेस एक्ट 1948. The Minimum Wages Act 1948 was passed for the welfare of the laborers and provides for fixation of minimum rates of the wages and working hours in certain employments. This act has been enacted to raise the standard of the living of the workers in a developing country like India and secure their welfare in a competitive market by providing for a minimum limit of wages. This was enacted at a time when worker organization and trade unions were not developed properly and the workers' bargaining power was consequently poor. This act prevents the exploitation of the workers and aims at fixation of minimum wages, which an employer must pay. The minimum wages rate should be decided not only to ensure that the physical need of the workers are satisfied, which would keep him just above starvation, but should also ensure for him that he is able to fulfill the physical need of his family along with educational, medical and other facilities. तो जो हमारा मिनिमम वेजेस एक्ट है इसमें ये प्रोविज़न किया गया है. ये एक्ट जो हमारा 1948 में क्या है ये एक्ट हमारा बना था. इस एक्ट में जो हमारा प्रोविज़न है वो क्या है कि जो हमारी सैलरी है जो हमारे वेजेस हैं उनको क्या है फिक्स्ड किया गया था वर्किंग आवर्स के हिसाब से. इसमें क्या है कि जो जब हमारा क्या था कि ट्रेड यूनियंस नहीं बने थे, जब जो हमारे वर्कर्स थे वो अपनी जो आवाज़ है उसको उतना बुलंद नहीं कर पाते थे, अपनी बात को नहीं पहुंचा पाते थे, तो तब क्या है इस तरह के एक्ट के प्रोविज़न की हमें ज़रूरत महसूस हुई. इसमें क्या है इस एक्ट में ये प्रोविज़न है कि हम किसी भी तरह से अपने एम्प्लॉय को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हैं. जो हमारी फिक्स सैलरी है जो हमारा अमाउंट है वो कम से कम मिनिमम वेजेस हम अपने एम्प्लॉय को पे करें. दो मिनिमम वेजेस है वो सिर्फ ये इंश्योर नहीं करते हैं कि अगर मैं वर्किंग हूँ तो वो मेरी जो नीड्स है उसको फुलफिल कर सके, बट ऑल्सो कि वो क्या है उस पर्टिकुलर पर्सन की फैमिली की नीड को भी फुलफिल कर सके, उसकी एजुकेशनल, मेडिकल या अदर फैसिलिटीज़ जो भी है उसको भी वो फुलफिल कर सके. तो हमारा जो मिनिमम वेजेस है वो इस बात पे डिपेंड करते हैं. The main provision of the act are given below. The act provides for the setting up of the advisory committees or wages boards which are employed fully or collected related information on the basis of which minimum wages are decided. This act provides for the fixation of minimum time rate of wages, a minimum piece rate, a guaranteed time rate, and overtime rate for the different class of workers. इसमें क्या है जो हमारी अमाउंट है वो क्या है फिक्स्ड की गई है. इसमें जो हमारा है जो मिनिमम टाइम रेट ऑफ वेजेस है, मिनिमम पीस रेट है. मिनिमम टाइम रेट क्या होता है और पीस रेट क्या होता है ये हमने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था, किस फॉर्म में हमें जो है अमाउंट रिसीव होता है. The minimum rate of wages under the act may consist of a basic rate of a wage and a cost of living allowance. तो जो हमारा मिनिमम रेट है वेजेस का उसमें क्या है कि हमारे को वेजेस के एक कोई बेसिक रेट फिक्स्ड किया गया, उसके साथ क्या है हमारी लिविंग अलाउंस की कॉस्ट हमें इसमें प्रोविज़न है कि वो हमें प्रोवाइड की जाएगी. अ बेसिक रेट ऑफ वेजेस विद और विदाउट कॉस्ट ऑफ द लिविंग अलाउंस एंड द कैश वैल्यू ऑफ commodities supplied at कंसेशनल रेट एंड ऑल इंक्लूसिव रेट. तो इस तरह से क्या है हमारा जो मिनिमम रेट है वेजेस का उसमें ये प्रोविज़न है. द एक्ट ऑल्सो रिक्वायर्स दैट द वेजेस टू द वर्कर शुड बी पेड इन कैश, ऑल्दो इन सम पर्टिकुलर केसेस वेजेस कैन बी पेड पार्शियली और वोली इन काइंड ऑल्सो. जो हमारा इस एक्ट में प्रोविज़न है ये क्या है कि जो हमारे वेजेस हैं वर्कर्स को वो हम कैश में उनको पे कर दें. उसमें क्या है हम वेजेस को पे करते टाइम कोई पार्शियलिटी इस तरह का कुछ बिहेव ना करें.
वेजेस को, जो हमारा अमाउंट है, जो हमारे मिनिमम वेजेस हैं, उनको क्या है, हम वन टाइम इंस्टॉलमेंट में पे कर दें। इसमें हम कोई इंस्टॉलमेंट ना डालें या हाफ अभी पे करके हाफ बाद में, इस तरह का कुछ हम अपने एम्प्लॉयज़ के साथ ना करें। The Act empowers the appropriate government to fix the number of the working hours for labor per day, to provide for a weekly holiday and the payment of overtime wages for the additional employment whose minimum rate of the wages have already been fixed under the Act। इस एक्ट में क्या प्रोविज़न किया गया है कि जो गवर्नमेंट के हिसाब से जो फिक्स्ड नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स है, उसके हिसाब से हमें पर डे काम करना है। वीकली जो वर्कर्स हैं उनको एक हॉलीडे मिलेगा, एंड अगर हम ओवर टाइम करते हैं तो ओवर टाइम के हमें क्या है, एक्स्ट्रा चार्जेस मिलेंगे। जो हमारे एडिशनल चार्जेस है गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी हमारे फिक्स्ड है। इस एक्ट में हमारा ये भी प्रोविज़न किया गया है। This act also states that all establishment covered under it should maintain, register and the record of the wage employment in the prescribed manner. This act also provides for the appointment of the inspector and the authorities to listen to the grievance and the employees and decide about the claim related to payment of the wages being made in less than the minimum prescribed rate। इस एक्ट में ये भी प्रोविज़न है कि अगर हम अपनी कोई बात रखना चाहते हैं अथॉरिटीज़ को, तो उसको वो बात को सुनना चाहिए। और अगर हम कोई जो हमारा वेजेस का क्लेम है, इस रिलेटेड हमारा कोई इशू है, तो उस चीज़ को क्या है, सॉर्ट किया जाना चाहिए। This act also provides for dealing with all the complaints related to violation of its provision and for imposing penalties फॉर द ऑफेंडर्स। इस एक्ट में ये भी प्रोविज़न है कि अगर जो वर्कर्स है वो कंप्लेन करते हैं किसी भी तरह के वायलेशन की, तो इस एक्ट में उनको पनिशमेंट का भी प्रोविज़न है अगर वो दोषी साबित होते हैं तो। नेक्स्ट है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923। The Workmen Compensation Act is one of the earliest measures to be adopted for the benefit of the worker. This act was passed in the year 1923 and enforced on 1st July 1924 to protect the victims of the accident and their families from hardship of life, aftermath the accident. The accident in such an experience which sadness every affected worker, but even more saddening is to have to witness the sorrow of the wife and children of the accident victim. Thus, the main objective of the act is to make provision for the payment of compensation by certain class of employees to their workmen for injury or death on account of accident। तो जो हमारा वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट 1923 है, इसमें ये प्रोविज़न है कि अगर हमारा कोई एम्प्लॉई है, उसका किसी तरह से कोई हादसा हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी कोई डेथ हो जाती है किसी भी तरह की इंजरी के लिए, तो उसमें क्या है, उसको कॉम्पनसेशन का प्रोविज़न है, हम उसको कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करें। बिकॉज इट्स वेरी सैड कि जो हमारा पर्सन है, जो वर्कर है, उसकी डेथ की वजह से जो उसकी जो वाइफ है या चिल्ड्रंस है किस तरह से इफेक्ट होते हैं, तो उस चीज़ को थोड़ा सा हमें ध्यान में रखते हुए इसमें क्या है कि वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में कि अगर हमारा जो एम्प्लॉई है तो किसी भी तरह का कुछ उसको अगर कोई इंजरी हो रही है या किसी तरह की कोई डेथ के केस में या कोई एक्सीडेंट के केस पे हम उसको क्या है कुछ फंड प्रोवाइड करते हैं, कोई कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करते हैं। तो अब हम डायरेक्ट बात करते हैं मेन प्रोविजन ऑफ द वर्कर्स कंपनसेशन एक्ट। द साइलेंट फीचर ऑफ द एक्ट आर गिवन बिलो। It is an act based on the British made. Under this act, payment of the compensation has been made obligatory on all employers whose employees are entitled to claim benefit under this act. The act provides for the payment of the compensation to the workman or his dependents in the case of the accident on work site. However, the compensation is not payable for the injuries due to negligence or willful disobedience of the rule, willful removal of the safety guards or disregard to safety devices, consumption of the liquid, drugs or other intoxicants.
However, in the case of the death of a workman, the compensation is paid under all circumstances. तो जो हमारी कंपनसेशन की जो कंडीशंस है वो ये बताई गई है कि अगर क्या है कि किसी भी तरह का अगर मतलब ड्रग्स लिए गए हैं या किसी भी तरह का कोई इंटॉक्सिएंट लिया है या मतलब शराब आदि का सेवन किया गया है या लिक्विड मतलब जो हमारा कंजम्पशन है, तो उस केस में क्या है कि जो हमारा एक्ट है, इस तरह के केस में अगर हमारी इंजरी लग जाती है तो इसमें एक्ट में ये प्रोविज़न है कि तो हमें कॉम्पनसेशन हम क्लेम नहीं कर सकते। बट फिर भी अगर डेथ हो जाती है तो फिर हम ये सारी कंडीशंस को कंसीडर करते हैं। The various classes of the workmen entitled to claim benefit under the Act have been specified in Section 21N and is scheduled second. Persons employed in the administrative or the clerical works and earning more than rupees 1600 per month were excluded from the benefit of the Act except railway employees. But now the condition of the average monthly wages limit of rupees 1600 has been abolished. The amount of the compensation payable depends upon the average monthly salary of the decreased workman in case of the death and in case of an injured workman. It depends both on average monthly salary and the nature of the disablement. The disablement may be temporary disablement, permanent total disablement, permanent partial disablement. In case of the partial disablement, the compensation payable is equal to the compensation payable for total disability multiplied by the percentage of the loss of earning capacity. The description of injury type and the percentage loss of the earning capacity on account of it has been described in table 5.2. तो जो हमारा हमें कॉम्पनसेशन जो प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब जो वर्कर्स है उनको जो कॉम्पनसेशन मिलेगा वो किस पे बेस किया जाता है कि जो हमारी मंथली सैलरी है उस पे बेस किया जाता है कि जो इंजरी है उसकी किस तरह की फॉर्म है, हमें क्या है टेम्परेरी डिसेबलमेंट है या परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट है या परमानेंट पार्शियली डिसेबलमेंट है। तो इस तरह के जो हमारे फैक्टर्स हैं उनको कंसीडर करते हुए जो हमारा कॉम्पनसेशन है उसको कैलकुलेट किया जाता है। तो ये आपको एक चार्ट शो हो रहा होगा स्क्रीन पे, द टेबल 5.2। इसमें क्या है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ इंजरी ऑक्योर्ड, इसमें डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि किस तरह की इंजरी ऑक्योर्ड की जा सकती है और परसेंटेज लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी। नेक्स्ट जो हमारा है, whenever the compensation payable to any worker has to be worked out, first of all his monthly wages including overtime pay, value of the concession or the benefits in the form of the food, clothing and the free accommodation etc. are determined, and then amount of the compensation is decided in reference of the section 4 and schedule 4 of the act, where amount of the compensation for death and the permanent disability are गिवन। तो सबसे पहले क्या है कि अगर हमें किसी भी तरह का कोई कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करना है तो सबसे पहले क्या है कि हमें जो उसके मंथली वेजेस हैं वो सबसे पहले हमें पे कर देने चाहिए। उसके बाद जो हमारा अमाउंट है, जो हमारा कॉम्पनसेशन का अमाउंट है जो हमें सेक्शन 4 में दिया गया है, किस तरह से हमें अगर हमारा डेथ का केस है या परमानेंट डिसेबिलिटी का केस है तो किस तरह से हमें क्या है कॉम्पनसेशन देना है, तो वो उस सेक्शन में प्रोवाइड है। तो सबसे पहले हमें क्या है जो हमारे मंथली वेजेस हैं उनको रिलीज कर देना चाहिए। The Act provides for the appointment of the commissions for the quick and the inexpensive disposal of claims and the compensation made under the Act. The employers are required to notify fatal or the serious accidents to the commissions within 7 days, and all payments of the compensation should be made through the commissioners only. The commissioners or the deputy commissioners may deduct a sum of rupees 50 from the amount of the payable compensation and pay the same to the person who has incurred funeral expenses of the deceased workman. A subcontractor of the firm on the construction company may exempt his contractor if he is willing to pay the compensation either to a foreman or to a workman. तो इस तरह से क्या है जो हमारा प्रोविजन है इस एक्ट में, जो इसके साइलेंट फीचर्स हैं वो
बताए गए हैं कि किस तरह से क्या है कि अगर जो हमारा कॉम्पनसेशन का केस है, किस तरह से हम कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकते हैं, इन कंडीशन में हमें कॉम्पनसेशन मिल सकता है। डेथ के केस में क्या है, जो कुछ अमाउंट हमारा क्या है डिडक्ट हो सकता है कि जो फनल वगैरह के एक्सपेंसेस है वो हम डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, द कॉन्ट्रैक्ट लेबर। द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970। The Contract Labour Act 1970 was passed to regulate the employment of the contract labor in certain establishment, progressive abolition of system in certain cases, and improved of the service conditions of contract labor where the abolition was not possible. The act was mainly enacted to solve the problem of the contract labor and improve their service condition. The main aim of this act was that the system of the contract labor should be abolished wherever possible or practicable, and that in case where this system could not abolished altogether, the working condition of the contract labor should be improved and regulated so as to ensure payment of the wages and provision of the essential amenities like drinking water, rent rooms, canteen, first aid facilities, and clean urinals and latrine, etc. The act was enacted in 1970 and has come into force with the effect from 1st February 1971. तो जो ये एक्ट है, ये एक्ट बनाया गया है कि जो हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट पे जो हमारी लेबर है उनके लिए क्या है, इसमें हमारा कि हम उनके लिए अच्छे खाने की व्यवस्था करें, अच्छा हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर्स है, साफ़ सुथरे हमारे जो हैं वॉशरूम्स उनको यूज़ के लिए हों। इस तरह से क्या है कि जो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है उसका क्या है, हम लिविंग स्टैंडर्ड हाई करें और जो भी उनके लिए पॉसिबल या प्रैक्टिसेबल जो हमारा हम जो कंडीशंस है इम्प्रूवमेंट जो हम कर सकते हैं तो वो उसको हम प्रोवाइड करें। The act is applicable to every establishment in which 20 or more workmen are employed or were employed or any day of the preceding 12 months as contract labor to perform any skilled, semi-skilled, unskilled, manual और supervisory work। तो ये लेबर एक्ट जो है हमारा कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, ये किस लोगों के लिए एप्लीकेबल है, किस कंडीशन में ये एप्लीकेबल है कि हर तरह की फॉर्म में जहाँ पे भी क्या है 20 या उससे ज़्यादा के लोग क्या है जो काम कर रहे हैं, जैसे स्किल्ड वर्कर हैं या सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, किसी भी तरह के जो हमारा सुपरवाइजरी वर्क है उन सब के लिए क्या है ये एप्लीकेबल है। अब इस एक्ट में जो मेन प्रोविजन है वो कौन से हैं? सबसे पहले है हमारा एडवाइजरी बोर्ड। This act provides for the constitution of the central and the state advisory contract labor boards to advise central and the state government on matters arising out of the administration of the act and to carry out the functions assigned to it under the act। तो एडवाइजरी बोर्ड सबसे पहले क्या है कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया है कि जो हमारे सेंट्रल या स्टेट एडवाइजरी कॉन्ट्रैक्ट लेबर बोर्ड्स हैं वो क्या है कि इन मैटर्स में अपनी आवाज़ उठाएं, इन मैटर्स को आगे तक लेके जाएं, इन मैटर्स में क्या है थोड़े सेंसिटिवली वर्क करें। नेक्स्ट क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफ establishment। Every principal employer of an establishment to which this act applies is required to make an application to the registering office in the prescribed manner for the registration of his establishment। Next क्या है, license of contractor, welfare and the health of the contract labor, payment of the wages and penalties। इस तरह से क्या है कि जो हमें जो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं उनके लिए भी, और अगर कुछ जो पेनल्टीज़ का प्रोविज़न है वो भी इसमें अच्छे से बताया गया है कि जो हमें जो प्रोवाइड करना है कि जैसे हमें क्या है कि हमें अपने जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है उनके लिए क्या है कैंटीन्स, रेस्ट रूम, फर्स्ट एड फैसिलिटीज़, इन सब चीज़ों का क्या है प्रोविज़न करना है। जो हमारी पेमेंट है वो हम टाइम टू टाइम हमारी पेमेंट को क्लियर करें, इसमें किसी भी तरह के कोई हम
जो डिले है उसको ना करें। अंडर दिस एक्ट एनी पर्सन शैल बी पनिशेबल विदाउट एम्प्लॉयमेंट फॉर अ प्रिस्क्राइब्ड टीम along with the fine who refuse to carry out work as per the guidelines of the act or obstruct as inspector in the discharge of his duties। तो जो इसमें क्या है, पेनल्टीज का भी जो बताया गया है कि जो अगर कोई जो पर्सन है या कॉन्ट्रैक्टर है अगर किसी भी तरह की जो इसमें एक्ट में जो प्रोविजन किए गए हैं उनको नहीं मानते हैं तो उनके लिए क्या है, पनिशमेंट का भी प्रोविजन है। अगर कोई हमारा इंस्पेक्टर है अगर तो उस पे भी क्या है कि उस एक्ट के अंदर पेनल्टीज का भी प्रोविजन किया गया है। तो जो हमारी फैसिलिटीज है, जो हमारी पेमेंट है वो क्या है, हमारी टाइम टू टाइम हमें प्रोवाइड की जाए। ये क्या था हमारा कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट। नेक्स्ट है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमारा क्या है, कॉन्ट्रैक्ट इज अ म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज बेस्ड ऑन द टर्म्स एंड द कंडीशन डिसाइडेड बाय द पार्टीज देमसेल्व्स। अब सबसे पहले क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि दो पार्टीज के बीच में क्या है कि एक म्यूचुअल एग्रीमेंट है, मतलब एक समझौता किया गया है दो पार्टीज के बीच में जिसमें सारी टर्म्स और कंडीशंस जो है वो डिस्कस की गई है। We all know that contract has become an indispensable part of our life. Whenever we purchase milk from the milkman, we entered into a contract. Whenever we purchase newspaper from the vendor in the morning, we enter into a contract. Thus, contract between two parties is a part of our life. तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है हमारा, ये एक डेली लाइफ में भी यूज होता है। अब जैसे अगर हम मिल्क ले रहे हैं तो वो क्या है, हमें जो मिल्कमैन है वो हमें डेली जो है जो भी हम मिल्क की क्वांटिटी ले रहे हैं 1 लीटर या 2 लीटर, तो इस तरह से क्या है जो उसको हमने अमाउंट जो पे करना है वो भी क्या है, क्लियर है। The court of law acts and comes to our rescue to enforce agreement in case of a breach of a contract. Indian contract can provides that any sort of contract is not affected as long as it is not inconsistent with provision of the act section I. This act extends to the whole of the India except the state of the Jammu and the Kashmir. It came into effect in 1872। ये जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये क्या है, 1872 में ये प्रोविजन इसमें हुआ था। इसमें क्या प्रोविजन था, जो इसेंशियल रिक्वायरमेंट थी वैलिड कॉन्ट्रैक्टर की वो क्या थी, ऑफर एंड इट्स acceptance, free consent of the both parties, mutual and the lawful consideration for the agreement, enforceable by law, social and the domestic agreement are not contracts, lawful objects, certainly and possibility of the performance, contract not being declared as null and void under contract any or any other law। तो जो रिक्वायरमेंट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की वो ये बताई गई हैं। सर्टेन टर्म्स रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट आर, सबसे पहले क्या है कि एग्रीमेंट क्या होता है, एवरी प्रॉमिस और सेट टू प्रॉमिस परफॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। कोई भी हमारी जो कमिटमेंट है, हम जो प्रॉमिस है जो हम पार्टीज के बीच में हो रहा है, दैट इज एन एग्रीमेंट। When a person A makes a proposal to the other person B and the person B agrees and accepts the same, it becomes a promise। अब जैसे हमने ऊपर बात की थी कि जो डेली लाइफ में है वहाँ भी हमारा क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे मिल्कमैन है, मिल्कमैन ने हमें क्या जो अपना प्रपोजल है उसने बताया कि अगर हम क्या है 1 लीटर दूध लेंगे तो जो वो उसको हमें 40 रुपीज़ पे करने हैं। अगर हम 40 रुपीज़ में 1 लीटर दूध को बाय कर लेते हैं तो ये क्या है, हमारा एक कमिटमेंट बन जाती है, एक प्रॉमिस बन जाता है, जिसमें क्या है हम एक प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए क्या है, एग्री हैं। तो ये है हमारा एग्रीमेंट। बट प्रॉमिस कैन नॉट बी वन साइडेड, इफ द प्रॉमिस इज अ म्यूचुअल वन इट इज टर्म्ड एज एग्रीमेंट। तो जो प्रॉमिस है हमारा अगर ये दोनों साइड से वर्क करे तभी ये क्या है, एग्रीमेंट की फॉर्म ले सकता है। नेक्स्ट क्या है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अ कॉन्ट्रैक्ट विच ceases to be enforceable by law is termed as void contract. This means it was initially a valid contract but ceased to be enforceable by the law due to certain reason. For example, death of a person or a party to the contract, destruction of property, ban imposed by the government, etc. Next is free consent. The consent between the two parties is said to be free
when it is not caused or obeyed through force, under influence, fraud or misrepresentation और mistake। तो ये था हमारा जो टर्म्स हम यूज करते हैं, बट एग्रीमेंट, void contract और free consent। I hope you like the video lecture based on the different act provision. So for more video lectures, like, share and subscribe my YouTube channel Technical Civil Orbit.